नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आंतरिक संरचना में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो नंबर 1 है अप्राकृतिक स्रोत, जो 3 तरह के हैं: घनत्व, दबाव और तापमान। नंबर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य है। और नंबर 3 है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें हम बात करेंगे ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान की। यहाँ हम देख रहे हैं अप्राकृतिक साधन या अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें नंबर 1 लिया गया है घनत्व। समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 के लगभग है। पृथ्वी के अंतरतम का औसत घनत्व 5.5 से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 माना जाता है, जो जल से 7 या 8 गुना भारी है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर कैवेंडिश ने 1798 में पृथ्वी के औसत घनत्व के मापन का प्रयास किया है। इनके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 गुना अधिक है। पॉइंटिंग ने 1878 में एक प्रयोग के आधार पर पृथ्वी के औसत घनत्व का 5.49 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर परिकलित किया। 1950 के बाद उपग्रह के आधार पर पृथ्वी के औसत घनत्व के परिकलन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इसके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, धरातल का घनत्व 2.6 से 3.3 के बीच, केंद्र का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर परिकलित किया गया। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक होता है। दूसरा है दबाव। ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता जाता है। अतः पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण, बढ़ते हुए दबाव के कारण है, क्योंकि बढ़ते हुए चट्टान का घनत्व भी बढ़ता है। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रत्येक सेल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता, उसका दबाव चाहे कितना भी अधिक क्यों न कर दिया जाए। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अत्यधिक दबाव के कारण नहीं है, तो वह स्वयं धातु का बना है, जिससे पदार्थ स्वयं अधिक घनत्व वाले तथा भारी होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं, दबाव भी बढ़ता जाता है और घनत्व भी बढ़ता जाता है। तीसरा कारक हम देख रहे हैं यहाँ तापमान। पृथ्वी का बाह्य सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप में तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना कठिन होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन भूताप ग्राफ के आधार पर किया जाता है। इस विधि से प्राप्त विवरणों के आधार पर यह साधारणीकरण किया गया है कि विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में सतह से 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि विवर्तनिक रूप से स्थिर प्रदेशों में 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। दूसरा स्रोत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। तो इसमें हम देख रहे हैं विभिन्न परिकल्पनाओं के अनुसार जो उसकी स्थिति है वो अलग अलग बताई गई है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के समूहन के कारण माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निःसृत ज्वारीय पदार्थ से हुआ है, तो पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। लाप्लांस महोदय भी, जो कि वायव्य निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक हैं, पृथ्वी के अंतरतम को तरल मानते हैं।
निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम वायव्य अवस्था में होना चाहिए। वैसे लाप्लांस अंतरतम को तरल मानते हैं। जॉय परीन तथा रितर नामक विद्वानों ने भी पृथ्वी के अंतरतम को गैस का बना हुआ माना है। तो इस प्रकार से विभिन्न सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर कहीं किसी ने पृथ्वी को गैस अवस्था में, किसी को तरल अवस्था में और किसी ने वायव्य अवस्था में माना है। तीसरा स्रोत है प्राकृतिक साधन, जिसमें नंबर 1 है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य है जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा भंडार नाम दिया गया है। हमने देखा है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो अंदर से जो मैग्मा एवं लावा निकलता है वो तरल अवस्था में होता है। जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है, इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल होना चाहिए। तो प्राकृतिक साधनों में ज्वालामुखी क्रिया के अनुसार पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए। आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा, न कि तरल। हाँ, यह संभव हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टान का दबाव कम हो जाता है, जिससे चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहाँ पर अधिक तापमान के कारण पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो दबाव की बात कर रहे हैं हम, कि जो चट्टानों का इतना दबाव है वो अंदर जो लावा या मैग्मा पिघली हुई अवस्था में है उसको पिघली हुई अवस्था में नहीं रहने देगा। इस हिसाब से आंतरिक भाग जो है वो ठोस होना चाहिए। लेकिन यदि कोई दरार आदि पड़ जाती है तो वो दबाव हट जाता है, और दबाव हट जाने से वो जो चट्टानें हैं वो अपने गलनांक बिंदु में पहुंच जाती हैं। अब है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन किया जाता है। भूकंप विज्ञान की एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। तो ये भी एक प्राकृतिक स्रोत है कि हम भूकंप विज्ञान के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल, और जहाँ पर भूकंपीय लहरों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप के कारण पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को भूकंपीय लहर कहते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भूकंपीय लहरें हैं वो कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है प्राथमिक लहरें, या जिनको पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स कहते हैं। दूसरी है आड़ी अथवा गौण लहरें, जिनको एस वेव्स कहते हैं। और तीसरी है धरातलीय लहरें या एल वेव्स, जिनको कहते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राथमिक या पी वेव्स की। प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य लहरें वे भूकंपीय लहरें हैं जो कि ध्वनि की लहर के समान होती है तथा इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है, यानी इनकी जो समानता है वो ध्वनि की लहरों के समान होती है। ये सबसे अधिक वेगमान लहर होती है तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती है। दूसरी प्रकार की लहरें हैं आड़ी अथवा गौण लहर, जिनको एस वेव्स कहते हैं। ये द्वितीय अथवा गौण लहरें जल तरंगों अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती है, यानी इनका जो व्यवहार होता है वह जल तरंगों और प्रकाश तरंगों के समान होता है, जिनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इसी कारण इन्हें आड़ी लहरें, संक्षेप में इन्हें एस लहर भी कहते हैं, जो अधिक तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती हैं। यानी कि ये जो एस लहरें होती हैं वो तरल भाग में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये लहरें भी अधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। तीसरी प्रकार की लहरें हैं धरातलीय लहरें या एल वेव्स।
धरातलीय लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है तथा यद्यपि इनकी गति सबसे कम होती है, तथापि ये सबसे अधिक प्रचंड होती है। यानी विनाश की अगर बात की जाए तो ये लहरें सबसे अधिक विनाश करती है और सबसे लंबा मार्ग तय करती है और गति भी इनकी सबसे कम होती है। जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर लहरों का अंकन किया जाता है सिस्मोग्राफ की सहायता से। तो उसमें सर्वप्रथम लघु अथवा कमजोर कंपन होता है, इसे कहते हैं प्राथमिक कंपन। कुछ अवकाश के बाद अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रभावशाली कंपन होता है, इसे कहते हैं द्वितीय कंपन। इसके बाद अधिक अवधि वाला मुख्य कंपन होता है। इस प्रकार ये तीनों कंपन क्रम से P, S तथा L लहरों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि कहाँ तो वो तरल अवस्था में है और कहाँ वो ठोस अवस्था में है। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्लाइड पर भूकंपीय लहरों का अंकन दिखाया गया है, जिसमें P वेव्स, S वेव्स और L वेव्स या जिसको हम सरफेस वेव्स कह रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ भूकंपीय लहरों का व्यवहार दिखाया गया है इस स्लाइड में कि भूकंपीय लहरें जो हैं वो किस तरह से व्यवहार करती हैं। भूकंपीय लहरें प्राय ठोस भाग से होकर गुजरती है तथा एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग में ये लहरें एक सीधी रेखा में सीधे मार्ग में चलती है। यानी यदि घनत्व या स्वभाव जो सेम है तो वो एक सीधे मार्ग में चलेंगी। इस आधार पर अगर पृथ्वी एक ही प्रकार के घनत्व वाले चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। परंतु क्या है, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि घनत्व जो है हर परत में वो बदलता जाता है। परंतु भूकंप केंद्रों पर इन लहरों के अंकन से ज्ञात होता है कि लहरें एक सीधी रेखा में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है। इस घनत्व विभिन्नता के कारण लहरें पृथ्वी के भीतर घनत्व में भी विभिन्नता रखती हैं। इस घनत्व विभिन्नता के कारण लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनका मार्ग भी वक्राकार हो जाता है। चूँकि आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, अतः कोर में ये लहरें वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती है। एस लहरों का यह स्वभाव होता है कि वे तरल पदार्थ से नहीं गुजरती है। तो हमें इससे आइडिया लग जाता है कि जहाँ पर एस लहरें प्रवेश नहीं कर पाती हैं वो भाग तरल है। ओल्डम नामक विद्वान ने 1909 में यह प्रमाणित किया कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस लहरें लुप्त हो जाती हैं तथा पी लहरें अत्यधिक दुर्बल हो जाती हैं। पृथ्वी के कोर में एस लहरों का पूर्णतया अभाव है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक कोर है जो कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। इस आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि पृथ्वी के कोर का लोहा तथा निकेल तरल अवस्था में होगा। यहाँ देखिए इस स्लाइड पर भूगर्भ में भूकंपीय लहरों का भ्रमण पथ को दर्शाया गया है कि जो लहरें हैं वो किस किस तरह से वक्राकार मार्ग पर चलती हैं और तरल पदार्थ में एस लहरें जो हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जब चट्टानों के घनत्व में अंतर आता है तभी भूकंपीय लहरों की गति में अंतर आता है। गति के आधार पर भूकंपीय लहरों का 3 युग्म बताया गया है। नंबर 1 है पी तथा एस लहरें, इनकी गति सबसे अधिक होती है। दूसरा है पीजी तथा एसजी लहरें, इनकी गति सबसे कम होती है। तीसरा है पी स्टार तथा एस स्टार, इनकी गति प्रथम दोनों के मध्य होती है। इस प्रकार भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उनकी गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। अतः पृथ्वी के अंदर भी 3 जगहों पर घनत्व में अंतर आना चाहिए।
अब है भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर विभिन्न परतें। नंबर 1 है ऊपरी परत, नंबर 2 है मध्यवर्ती परत और नंबर 3 है निचली परत। ऊपरी परत की यदि हम बात करें तो जेफरीज ने क्रोएशिया की कल्पा घाटी के 1906 के भूकंप के आधार पर P तथा S के अलावा एक ऐसे लहर युग्म का पता लगाया जिसकी गति सबसे कम थी। तो जो गति यदि कम होगी तो वो सिर्फ लहरें जो हैं ऊपरी परत में ही चलती हैं। PG लहर 5.4 तथा SG लहर 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के ऊपरी धरातल में यात्रा करती है। ये लहरें जिन शैलों से होकर गुजरती है उनका घनत्व 2.7 होता है, यानी घनत्व यहाँ पर कम है, यहाँ इसलिए इस भाग में PG और SG लहरें चल रही हैं। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत ग्रेनाइट नामक चट्टान की बनी है। इन दो लहरों से पूर्व P तथा S लहरों का अंकन किया जाता है जो न्यून वेग से ऊपरी भाग में प्रवाहित होती हैं। दूसरी परत है मध्यवर्ती परत। कॉनार्ड ने टायन के 1932 के भूकंप के धक्कों के आधार पर भूकंपीय लहरों के तृतीय युग्म का पता लगाया। इनकी गति PG, SG तथा P और S के बीच होती है। इनका नामकरण P स्टार और S स्टार किया गया है। इनमें P स्टार लहरें 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा S स्टार लहरें 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होती है। इन लहरों के मध्यवर्ती गति के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी में एक मध्यवर्ती परत है जिसका घनत्व 3 है। इसकी मोटाई 20 से 30 किलोमीटर बताई गई है। लास्ट है निचली परत या लोअर लेयर। P तथा S लहरें सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती है। इनमें P लहर 7.8 किलोमीटर तथा S लहर 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवाहित होती हैं। यह अधिक घनत्व वाली चट्टानों की बनी होती है। इसका निर्माण डूनाइट तथा पेरिडोटाइट से हुआ है। धरातल से इनकी गहराई 2900 किलोमीटर बताई जाती है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।